नमस्कार, मैं हूं सुनील चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सपरनामा। मैं इस समय मौजूद हूं प्रसिद्ध सिद्धपीठ काली मठ में, महाकाली मंदिर। ठीक आप सामने देख रहे होंगे, नवरात्र इन दिनों चल रहे हैं और अष्टमी का पर्व आज है। अष्टमी के पर्व पे एक बड़ा धार्मिक अनुष्ठान काली मठ मंदिर में होता है, जिसको देखने को लेकर के पूरा जो जनमानस है, तीर्थ यात्री है, यहाँ पहुंचे रहते हैं। मध्य रात्रि में ये अनुष्ठान होता है और आप इस समय जो प्रक्रिया है मंदिर में वो चल रही है। मैं तमाम प्रक्रियाएं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं, क्या कुछ ऐसी धार्मिक परंपराएं हैं जिनका निर्वहन आज भी बदस्तूर किया जा रहा है। मान्यता है कि रक्त बीज का वध मां काली ने उसी स्थान पे किया था, तो उसी घटनाक्रम को आज यहाँ पे दोहराया जाएगा। अभी आप जो मुख्य मंदिर देख पा रहे हैं, उसके जो भीतर का हिस्सा है, जहाँ पे कि भगवती काली का श्रीयंत्र है, उसको पूरी तरीके से ढक दिया गया है चुनरियों से, कपड़ों से। और उसके पश्चात मंदिर का जो बाहरी हिस्सा अब दिखाई दे रहा है, कुछ देर पश्चात इसे भी पूरी तरीके से ढक लिया जाएगा, ताकि भीतर कोई भी प्रवेश न कर सके, कोई भी देख न सके। और जब ब्राह्मणों के द्वारा जो एक शुभ मुहूर्त होता है, उस दौरान कुंड प्रक्षालन की जो प्रक्रिया है, वर्ष में एक बार अष्टमी की रात्रि को ये प्रक्रिया की जाती है और ठीक मध्य रात्रि के करीब कुंड प्रक्षालन की प्रक्रिया यहाँ पे संपन्न होगी। भगवती का जो श्री यंत्र है कुंड में, उसे साफ किया जाएगा और उस कुंडी में एक वर्षों तक का जो जल संग्रहित रहता है उसे निकाला जाएगा और वही महाप्रसाद के रूप में तमाम भक्तों में वो बांटा जाएगा। एक बड़ा ही स्थानीय अवसर पे मेला हम कह सकते हैं, जो कि आज यहाँ पे लगता है। पूरी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया चलती है, किस तरीके से भगवती के द्वारा रक्त बीज का वध किया जाता है। वो प्रक्रिया भी मैं आपको दिखाऊंगा और उसके पश्चात भगवती काली तमाम भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर आती है। तो आप भी मेरे साथ बने रहिएगा। अभी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भगवती का जो श्री यंत्र है, जो भगवती की कुंडी है, उसको एक लेयर से, एक पर्दे से ढक दिया गया है। कुछ देर के पश्चात पूरे मंदिर को ढक दिया जाएगा और उसके पश्चात जो कुंड प्रक्षालन की प्रक्रिया है, वर्ष में एक बार ये प्रक्रिया होती है और भगवती के कुंड प्रक्षालन की प्रक्रिया इसके पश्चात प्रारंभ होनी है। अभी जो मुख्य स्थल है वहां पे पूरा चुनरियों से लपेटा गया है। यही भीतर भगवती काली का जो यंत्र है, जो कुंड है, वो बना हुआ है और उसके पश्चात जो धार्मिक परंपराएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, पूरे मंदिर को ढक लिया जाएगा और अंदर की जो लाइटें हैं वो बंद कर दी जाएंगी।
तो तमाम श्रद्धालु भक्त अष्टमी के इस महापर्व पे यहाँ मौजूद हैं और कर्नल अजय कोठियाल साहब मुझे दिख रहे हैं। कर्नल साहब, अष्टमी का पर्व आज है और सारे जो श्रद्धालु भक्त हैं आज माँ काली के दर्शनों को पहुंचे हैं। आप भी इस महान क्षणी में कहूंगा इसके भागी बन रहे हैं। वाकई में एक चीज मेरे को इतनी अच्छी भावुक और जोड़ने वाली लगी कि इस स्थान में जितने लोग हैं सबके सब देवी की तरफ आकर्षित हो रखे हैं और सबके सब जो देवी की तरफ आकर्षित हो रखे हैं तो दिमाग से सबका फोकस एक है। और क्योंकि सबका फोकस एक है
और कोई और बात दिमाग में नहीं आ रही है। तो सारे आपस में भी ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा कर्नल साहब, एक मैं अभी देख रहा था, एक बड़ी मतलब पौराणिक जो परंपरा है, हमने तो सिर्फ टीवी में ही देखा है कि रक्त बीज का किस तरीके से माँ वध करती है, उसको किस तरीके से समाप्त किया जाता है, वो सारी की सारी यहाँ पे एक सिंबॉलिक तरीके से उसको पूरा का पूरा नाटकीय रूपांतरण किया गया। और श्रद्धालु भक्त मैं देख रहा था कि अंधेरे में भी भाग रहे हैं। नहीं, रक्त बीज की तो मतलब देवी का जो जिस तरीके से देवी का एक आकार आया, तो वो तो गाथा ही इतनी तगड़ी है, इतनी वो है। सारे देवी देवताओं ने कैसे मिलकर के देवी को वो करा, और वो तो आज हमारे लिए ना एक मोटिवेशनल भी है। इंडियन आर्मी में जिस रेजिमेंट से मैं आता हूँ, गढ़वाल राइफल्स में जब आप दुश्मन से लड़ने जाते हैं, तो जब आखिरी 200 मीटर बच जाता है पाकिस्तानी या दुश्मन चाइना की पोस्ट में, तो आप ना अटैक करने जब जाते हैं तो उसे बोलते हैं आखिरी 200 मीटर की लड़ाई। अच्छा, आखिरी 200 मीटर की लड़ाई एक ही जज्बे के साथ में लड़ी जाती है, उसे बोलते हैं बेनेट लगाओ और बोल बद्री विशाल लाल की जय, और उसके साथ जाते हैं। बद्री विशाल हमारा गढ़वाल राइफल का वॉर क्राई भी है, और बद्री विशाल हमारा सबसे बड़ा डीटी है। लेकिन मंदिर के अंदर जो सबसे महान पूजा होती है वो देवी की होती है, और वो स्थान जो है सारे पहाड़ों में देवी का ही रहता है। बल्कि आप ये गाथा सुनो ना, कितनी मतलब गाथा जो धार्मिक वो है पुरानी, कि कैसे दो भाई होते थे असुर, उन्होंने कहीं अपनी एक प्रण लेने की कोशिश करी, तो वो कहीं बैठे उसमें पूजा करने के लिए। एक बैठता है एक पेड़ के नीचे, उस पेड़ के नीचे वो पूजा कर रहा है, दूसरा बैठता है जल समाधि लेकर के। लेकिन कहीं इंद्र जी को लगता है कि शायद जिस प्रकार की ये पूजा कर रहे हैं, इनको कहीं शक्ति ज्यादा ना बढ़ जाए, तो मगरमच्छ बन के घूम रहे जल में, और मार देते हैं उसको। तो दूसरा भाई जो है असुर, वो तड़पता है, कहता है कि मैं बताओ अपने भाई को नहीं बचा पाया। और तब उससे वो जो पैदा होता है महिषासुर, उसका जो बच्चा, और उसके बाद में उस महिषासुर को बचाने के लिए असुर जन्म कहता है मैं एक एक बूंद मेरा रक्त जो है उसको करूंगा। अब वो क्योंकि अपना सर्वनाश करने वाले स्टेज में आ जाता है, तब सारे भगवान, सारे देवता, सारी प्रकृति की ताकतें वो इकट्ठे हो करके एक आकार बनती है, और उस प्रचंड आकार को ही तो बोलते हैं देवी। और जब देवी की ताकत जो होती है ना, वही मतलब मैं उस वर्दी वाली बात कर रहा हूँ कि जैसे हिमालय में दो रंग दिखते हैं, एक भगवा और एक ऑलिव ग्रीन। भगवा साधु संत, ऑलिव ग्रीन इंडियन आर्मी। तो जब वो देवी की ताकत जब वो भगवे से और ऑलिव ग्रीन वालों के अंदर आती है, तो पाकिस्तान तो बर्बाद कर दिया है। अब चीन की बारी है, और उसके बाद हम अपने देश के अंदर ये जो छोटी छोटी त्रुटियां हैं, इनको भी ठीक करने की कहीं ना कहीं जरूरत है। अच्छा कर्नल साहब, आपको देख करके कहीं ना कहीं आप कहीं भी खड़े रहे तो क्योंकि एक बड़ी त्रासदी उत्तराखंड ने झेली है, केदार घाटी ने झेली है, जहां आज हम खड़े हैं, तमाम जनमानस आज यहाँ पे एक बड़ा उत्सव मना रहा है, महापर्व मना रहा है। 2013 की आपदा में यहाँ भी पूरा नष्ट हो गया था, और आईटीबीपी से लेकर निम से लेकर तमाम लोगों ने संघर्ष यहाँ पे किया, जूझे यहाँ पे, और जो आम श्रद्धालु भक्त थे अपनी माँ से मिल पाए। क्या है कि हिमालय है, कभी ऐसा होता था कि हिमालय के लोगों को, जो हिमालय में रहते हैं, उनको माना जाता था कि देखो क्या किस्मत है, किस स्थान में आप रह रहे हो। देवी देवताओं का यहाँ पे आवास है, यहाँ पे सबसे शुद्ध, सबसे पावरफुल मंदिर है यहाँ पे, और ये तो किस्मत है कि जो यहाँ जन्म लेता है। लेकिन क्या होता है कि कई बार हम सब इंसान मिलकर के ना कुछ प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं। हम नेचर से जब छेड़छाड़ करते हैं तो फिर कुछ पैटर्न चेंज हो जाते हैं, और वो पैटर्न जब चेंज होते हैं तो फिर डिजास्टर आने शुरू होते हैं। जब डिजास्टर आते हैं, गलती तो प्लेन वालों की ज्यादा है। ज्यादा जो प्लास्टिक जल रहा है, जो टायर बन रहे हैं, वो जो आप देखो बड़ी बड़ी फैक्ट्री, उसमें से जो धुआं निकल रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, उसका जो बड़ा असर है, उस बड़े असर को वो लोग तो नहीं झेलते हैं, झेलना हमको पड़ता है। आज वो ही पहाड़ के लोग, हम लोग जिस स्थान में रहते थे, जिनको बोलते थे क्या किस्मत वाले हैं, आज हम लोगों को ना कई बार ऐसी जो प्रकृति में जो बदलाव आ गए, उसकी वजह से हमें प्रकृति के प्रकोप भी झेलने पड़ते हैं। लेकिन फिर हमें तो इस पहाड़ों में रहना है, छोड़ के तो नहीं भाग सकते।
हमारे भगवान तो नहीं जाएंगे छोड़ करके। और ये भगवान जब ऐसे वाली चीजें करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं अपने आप ही शक्ति आती है और भगवान अपने आप रास्ता दिखाता है कि कैसे आप करो। मेरे को तो याद है 2013 की जब हमें पहली बार इस घाटी में आने का मौका मिला था, तो इसी रास्ते से हम गए थे ऊपर। यहाँ पे जो आखिरी गांव है इस घाटी में उसे बोलते हैं चौमासी। चौमासी से हम चले थे पैदल 2013 की आपदा के बाद में, और तब हमने एक वैकल्पिक मार्ग अपनी तरफ से सेलेक्ट करा था। उसके बाद केदारनाथ का पुनर्निर्माण हुआ, लेकिन पुनर्निर्माण जो है ना वो एक मेरे लिए एक मॉडल है। ये नहीं कि केदारनाथ हमने कर दिया मॉडल। कभी भगवान शिव ने हमें दर्शन तो नहीं दिए, लेकिन भगवान शिव ने हमें एक चीज जरूर दी जो आज के जमाने में हर इंसान को मिले तो किस्मत है उसकी, काम करने का मौका। कैसे युवा शक्ति है उसे कैसे इकट्ठा करा जाए, कैसे महिलाओं की जो एक एनर्जी है ना उसे युवाओं के पीछे लगाया जाए, कैसे यहाँ पे प्रकृति में जो ताकतें हैं उनको कैसे आप इकट्ठा करो और उन सबको करके चलो, तो वो एक ऐसा सक्सेसफुल कामयाब मॉडल है। एक्स आर्मी मैन वालों के साथ में लगा करके लेकर के चलो तो हर चीज कामयाब हो जाती है। बस खाली ये है कि इस मॉडल को हमें कहीं ना कहीं आगे भी रेप्लिकेट करने की जरूरत है। जैसे मैं कह रहा हूँ पहाड़ से हम छोड़ के तो भाग नहीं सकते, आपदाएं आएंगी, लेकिन हमें यहीं पे रह करके करना है। अच्छा कन्नौज साहब, क्योंकि देव स्थल पे हम खड़े हैं और मैंने पहले कहा ना कि पत्रकारों को अगर कुछ चेहरे दिख जाएं तो फिर चूकते नहीं हैं। माहौल कैसा चल रहा है? क्योंकि उपचुनाव को लेकर के मैं कह रहा हूं, हालांकि मैंने पहले कह दिया देव स्थल है, मुझे कहना नहीं चाहिए, परंतु क्या करें, विवश हैं चेहरों को देख करके हम लोग। नहीं, आप जिस स्थान में हमसे पूछ रहे हैं ये तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस स्थान से मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। देखो क्या है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने 30 साल नौकरी करी, इंडियन आर्मी, उस ऑर्गेनाइजेशन में दो चीजों पे बात नहीं होती है, कभी दो चीजों पे डिस्कशन नहीं होते, और वो दो चीजें हैं विमेन, महिला, और राजनीति, पॉलिटिक्स। तो ना हमें राजनीति आती है ना ऐसे डिस्कशन आते हैं। लेकिन मेरे को एक चीज तो समझ में आई है, जब केदारनाथ में हमने रिकंस्ट्रक्शन के काम करे तो हमें ना बड़े कई सक्सेसफुल छोटे छोटे मॉडल बनाने के मौके मिले। जैसे मैं बोलूंगा आपको कि एक बार हम गए वाण गांव में नंदा देवी राजात यात्रा कराने के लिए, वहां से हमें केदारनाथ से गए थे। तो तब यह था कि केदारनाथ में बहुत ज्यादा चिंता का वो था, कभी छोटे बच्चे की खोपड़ी मिल रही है, कभी कुछ हो रहा है। तो हम वाण से 32 भेड़ और बकरी लेकर के आए, और हमने क्या करा, एक भेड़ बकरी वाले को भी लेके आए, उसका नाम है प्रेम बेस्ट। और हमने उसे बोला तू केदारनाथ में क्या करेगा, तू ऊपर जा और बस भेड़ को रोज सुबह जाएगा और जंगल में चराएगा और शाम को लेके आ जाएगा। मकसद ये था कि लोग देखेंगे ना तो लगेगा अरे ये तो नेचुरल हो रहा है सब कुछ ठीक। अब वहां पे हमें सीखने को मिला, तो हमने उन्हीं भेड़ बकरियों को, एक छानी थी मसूरी के पीछे एक गांव है पंक्तवाड़ी, उसके ऊपर है जगह नाग टिब्बा, वहां लेकर के गए और वहां पे हमने एक मॉडल बनाया ऐसे युवाओं के साथ इकट्ठा होकर के। उसका नाम है गोट विलेज। गोट विलेज आज इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कामयाब होम स्टे का सक्सेसफुल मॉडल है। ये बाबा केदार ने हमको सिखाया। ठीक है, बोलते हैं झंगोरा होता है, कोणी होता है, लेकिन उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग कैसे करी जाए। तो कुछ वहां से दिल्ली से आए होटल इंडस्ट्री वाले, उन्होंने आकर के हमको बताया कि कैसे इसकी ना पैकेजिंग होती है। हमने एक छोटी सी एक वो खोली, उसका नाम है बकरी छाप। तो बकरी छाप एक पहाड़ के प्रोड्यूस का एक मॉडल बन गया, बाबा केदार ने सिखाया। किसी ने हमको बोला कि नौकरी कैसे दिला सकते हो, हमने कहा हमारे पास तो एक ही जुगाड़ है नौकरी का, इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग कराता हूँ। लाया 32 लड़कों को, दौड़ भाग करानी शुरू करी, 28 भर्ती हो गए। वो बाबा ने सिखाया, आज यूथ फाउंडेशन बन गया है ना। नतीजा सामने पे दिखता है। मधमेश्वर ये कालीमठ घाटी में इस समय हम हैं और तमाम बच्चे मुझे मिले हैं जो आपका यूथ फाउंडेशन था वहां से निकल करके आज भारतीय सेना में अपने योगदान दे रहे हैं। इसीलिए मैं पूछ रहा था कि माहौल कैसा है इधर लग रहा। तो जब ये सब चीजें हुई तो ये हमने करी अपनी जेब से। हमारे को जो गोलियां लग रखी हैं, ये जो राष्ट्रपति के अवार्ड मिल रखे हैं, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, शादीशुदा हम है नहीं, कोई घर की जिम्मेवारी है नहीं, तो हमको ये जो अवार्ड है उससे हम काम खर्चा करके करते थे। आज हमें लगता है कि अपनी क्षमता से अगर हम एक छोटा सा मॉडल बना सकते हैं जहां से 12-15 हजार बच्चे भर्ती हो सकते हैं, तो शायद हम किसी जगह पे आएंगे, प्लेटफॉर्म पे आएंगे, तो वहां से हम 12 लाख इकट्ठे कर सकते हैं। हर गांव में हर जगह एक नया मॉडल बना करके रेवेन्यू जनरेशन का, एम्प्लॉयमेंट का कर सकते हैं। उसके लिए हमें लगा वो जगह तो एक ही है कि जिसे बोलते हैं कि इस फील्ड में नहीं आना चाहिए राजनीति, तब हमने डिसाइड करा
कि क्यों ना अगर उस जगह पे आएंगे तो कर सकते हैं। अब हम एक उस पार्टी के साथ में हैं जो पार्टी वाकई में बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश्ड है। इंडियन आर्मी की खासियत है, इंडियन आर्मी का चीफ और एक सिपाही जो सियाचिन ग्लेशियर में बैठा है, 2 मिनट में उनका कम्युनिकेशन हो जाता है। सिपाही के चोट लगती है, चीफ को खबर हो जाती है, चीफ कोई मैसेज देना चाहता है, सिपाही तक पहुंच जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी में है। ऊपर जो हायरार्की बैठी है, पन्ने प्रमुख तक पहुंचती है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में मेरे को यह पता है कि वो हमेशा तरतीब से चीजों को आपको एक्सपीरियंस देके अपने कार्यकर्ता को और आगे बढ़ाती है। हम भी एक कार्यकर्ता है, हमारी पार्टी क्षमता जानती है। 2 जगह पार्टी हमें इस्तेमाल कर सकती है, ऑर्गेनाइजेशन में या फील्ड में, जैसे फौज में होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में करेगी तो हम वहां पे वो करेंगे, अगर फील्ड में करेगी तो ऑर्गेनाइजेशन से मतलब संगठन, फील्ड में करेगी ये चुनाव तो हम उसमें जाएंगे। हमें लेकिन एक चीज पता है, फील्ड वाली चीज में हमारे को माहिरता है, बाकी जैसा पार्टी लेकर के चलेगी वो चलेंगे आगे। वो लग रहा है। मैं सवाल कहीं और पूछ रहा हूं और आपने पूरा का पूरा जो एक मंजे हुए राजनीतिज्ञ होते हैं, सवाल को कहीं और कर दिया। मैंने शुरू में भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूं आखिर, हालांकि आपने माहौल पूरा बता दिया है, और फिर भी एक बार पूछूंगा मैं, धार्मिक माहौल यहाँ है, उसके बावजूद भी माहौल कैसा है? माहौल बहुत अच्छा है यहाँ पे। ये अब आई बात। यहाँ पे जो है, अब क्योंकि राजनीति है तो एक पार्टी होती है सत्ता में, एक होती है विपक्ष में। विपक्ष का काम है सत्ता वालों को चेक में रखना। अगर तरतीब से चेक में रखें तो बहुत अच्छा एक डेमोक्रेटिक मॉडल बनता है। विपक्ष को नेगेटिव वाली चीजों में नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे धार्मिक स्थल है, यहाँ पे ना लोग आस्था के साथ में धर्म के उसमें रोजगार को भी देखते हैं। यहाँ पे नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए जब तक कि वाकई में कुछ गलत ना हो। तो हमें लगता है कि यहाँ तो बहुत ही अच्छा माहौल है। उस माहौल में कई बार थोड़ी ऊंच नीच होती है, जैसे मैं कह रहा था, आपदाएं तो आएंगी, लेकिन आपदाओं को भी तो हमने हैंडल करना है। सरकार उसको अच्छे तरीके से कर रही है, चीजों को पॉजिटिव लेकर के चलेगी।